बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपकी बात के साथ आपका खुश मलिक निशान हाज़िर है। अभी हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सलीम बशीर साहब, बड़ी नामदार रोजगार शख्सियत है और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ काम कर चुके हैं, यूनिसेफ के साथ काम कर चुके हैं, यूएनडीपी में काम कर चुके हैं। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और कॉलमिस्ट हैं, राइटर हैं, अदीब हैं। इनका क्या क्या ताल्लुक है, अगर सारे ताल्लुक पे बांधने लगे तो मेरा ख्याल है कि एक पूरी एपिसोड इनके ताल्लुक पे लग जाए। और इसके साथ एक किताब लिख चुके हैं अपनी, उसकी भी अभी उस पर भी चर्चा होगा। आप अपनी शक्ल को देख सकते हैं किताबों से अभी तक। अगर इनके जाती ताल्लुक की बात की जाए तो जाती ताल्लुक इनका यही है कि सलीम अशरफ, सदराबाद, शेखुपुरा, पाकिस्तान। और अगर किसी कोई इनसे पूछे कि सर मुकम्मल ताल्लुक का मुकम्मल आपका एड्रेस क्या होगा, तो कहते हैं इबादत के साथ ही मुकम्मल एड्रेस है। और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी शख्सियत के लिए कि वो अपने नाम से अपने इलाके में पहचाना जाए। उससे पहुंचने के लिए किसी वार्ड नंबर, किसी गली नंबर, किसी मकान नंबर की जरूरत ना पेश है और उन तक इंटरनेशनल डाक भी ऐसे ही पहुंचता है। तो अब चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ और सबसे पहला सवाल उनसे उनकी किताब के मुतालिक ही करते हैं कि वो क्या मुहर्रिकात थे जो आपको इस किताब के लिखने तक लेके आए। इस किताब में आपने क्या बयान किया है, इसका खुलासा। और इस किताब से आप क्या चेंज देखते हैं कि अगर कोई इस किताब को पढ़े तो उसके बोलने, बैठने, सुनने, सोचने का ज़ाविया कैसे तब्दील हो सकता है? जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल शाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उसमें की बात करने का एक मौका फराहम किया। और आपने जो बात भी की है वो किताब के हवाले से है जो मैंने रिसेंटली लिखी है। आज उसके तकरीबन 2 महीने 10 दिन हो गए उसको मार्केट में आए हुए। आमू से रावी तक। आमू एक दरिया का नाम है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, जिसको ऑक्सस भी कहा जाता है। वहां से लेके हमारा जो लाहौर वाला दरिया है जिसको कहा जाता है, जिसको सूफी दरिया भी कहा जाता है, दरिया रावी, वहां तक। आमू से रावी तक में इसमें आपको एक आम समाज का चलता फिरता इंसान नजर आएगा। आपको अमन नजर आएगा, मोहब्बत नजर आएगी, उसका प्रचार नजर आएगा, इंसानियत नजर आएगी। और बिलखसूस इसमें मैंने जो काम करने की कोशिश की है वो ये की है कि हमारे समाज के आम इंसान, जिनका हमारे रैतल में, हमारे वसेम में, हमारी इस धरती पे बहुत बड़ा काम है, कि जिनको उसमें के फरामोश कर दिया गया। और इसमें इसमें बताने की ये कोशिश की है कि वो आज भी भूखे हैं, नंगे हैं, उनको आज भी 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। और 95% आबादी है वो, लेकिन उसमें के 5% आबादी ने उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है। उसमें आपको उसमें आके हड़प्पा की तहजीब नजर आएगी, उसमें आपको हफ्त मदर का रावी नजर आएगा। उसमें मैंने इसका बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा उसमें जब ये किताब रिसेंटली आई है कि आपका ये जो नाम है इसके पीछे क्या थीम है। तो निशान साहब, मैंने उन्हें कहा कि उसमें के थीम इसका ये है कि हमारी इस धरती पे जो अमन की धरती थी, प्यार की धरती थी, मोहब्बत की धरती थी, और इसमें ऐसे ऐसे नाबगैर रोजगार लोग गुजरे हैं कि जिनके काम से एक दुनिया रोशन हुई। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे मुआशरे को, बिलखसूस पाकिस्तान को, उसमें उनका असल चेहरा नहीं दिखाया गया। उनको उसमें एक मुख्तलिफ अलकाबात दिए गए और उसमें कहा गया कि उनका काम, उनका नाम उसमें एक इस तरह है। लेकिन मैंने उस गर्द को झाड़ने की कोशिश की है और अपने तई एक सच अपने किताब के जरिए अपने समाज को दिखाने की, पढ़ाने की और सिखाने की कोशिश की है। और अल्लाह करे उसमें कब इसमें किस हद तक कामयाबी होती है। ये तो अभी 2 महीने हुए हैं किताब आई है आमुशर अभी तक, और इसमें खैबर पख्तूनख्वा में इसकी बड़ी अच्छी पजीराई हुई है। और अभी उसमें पंजाब में भी इसको दोस्त इसमें बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और उसमें एक बात चल पड़ी है। तो बहुत शुक्रिया सर। असलाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद होते हैं, पहले भी पेशेंस हैं। तो उनसे इस किताब के बारे में उनके तासुरात और उनके सवालात की तरफ हम चलते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। जी ज़िशान, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो बड़े एजाज़ की बात है कि आज हम हस्ती के साथ हमें मौका मिला है कि हम इतनी जल्दी इस यूट्यूब चैनल को शुरू किया कर इतनी महीना भी नहीं हुआ, बहुत थोड़ा सा अर्सा, लेकिन हम जो हस्ती के साथ बैठे हैं आज और एक बहुत ही खूबसूरत किताब के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो उन्होंने इस पाकिस्तान की बहुत ही एक जो तबका है इसके ऊपर लिखा है। सर, वैसे किताब तो आपने लिख दी है, जी जी, तो बड़ी कुछ बड़ी बात नहीं है, हमारे हाथों में भी है और आप देख ही सकते हैं, स्क्रीन पर भी आ रही होगी। लेकिन आजकल मेरा ये है कि हम किताब पढ़ने की जो है, बुक पढ़ना, उससे तो काफ़ी हद तक हम लोग दूर जा चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आपने बुक लिखी है, ये इसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं कि लोग पढ़ें? एक तो हम वैसे नहीं पढ़ते, हम तो अब सोशल मीडिया और उसमें इलेक्ट्रॉनिक हिस्ट्री सेक्टर चले गए हैं, लाइब्रेरी की तरफ हम जाते ही नहीं है। लेकिन ये किताब पढ़ेगा कौन, कैसे पढ़ेगा? अरसलान साहब, उसमें एक बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि किताब भी नहीं, किताब पढ़ा जाना। किताब लिखना एक अलग बात है और किताब का पढ़ना दूसरी बात है।
अब उसमें कि जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं इसका नाम मंडी डाबा सिंह भी रहा, अहमदपुर भी रहा, सफदराबाद भी रहा और उसमें कि अब फिर सफदराबाद है। ये कोई आज का खिता नहीं है। यहाँ पर उसमें कि आज से 2100 साल पहले राजा कामरूप की हुकूमत थी और उसकी बेटी का नाम चंद्रबदन था और दरिया रसी यहाँ से गुजरता था, कश्मीर से आता था। इसी शहर में आज से कुछ अर्सा पहले हमने एक डाटा इकट्ठा किया था मैंने, उसमें 9 लाइब्रेरियां थी इसी शहर में, छोटा सा शहर है, 9 लाइब्रेरियां थी। उसमें लोग किताब लेके घर ले जाके पढ़ते थे, जिसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, मर्द थे, औरतें थी, सारे थे। और उसमें उस वक्त हमारे समाज का चेहरा और तरह का था। जब से हमने किताब को छोड़ा है हमारी टोटली तौर पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो समाज है इसमें बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, इसमें फिरकावारियत आ गई, इसमें तशद्दुद आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ किताब को छोड़ने की वजह से हुआ। अब उसमें आते हैं कि आपने कहा कि ये किताब जो है कौन पढ़ेगा। ये एक बात तो आप उसमें कि आज जहन में रखें और आइंदा भी, कि दुनिया में अगर आप वाकई को काम करते हैं, दिल और रूह से अगर वो काम करते हैं आप, और उसमें कि आपके काम में हकीकत होती है, उसके काम, आपके काम में अमन मोहब्बत का प्रचार है, आपका काम जेन्युइन है और आपने अगर उसको कोशिश से, मेहनत से, लगन से किया है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह बादा उलाशरीक, उसमें है कि उसका सिला भी जरूर देते हैं। और ये 2 महीने हुए भी किताब को आए हुए, तो मैं उसमें कि ये आमूस रवी तक के लिए एजाज की बात है, सफदराबाद के लिए एजाज की बात है कि उसमें कि 15 दिन खैबर पख्तूनख्वा में इसका दौरा रहा मेरा। और उसमें कि वहां पर उसमें कि बहुत सारे लोगों ने जब उसने कि यहाँ पर किताब को थोड़ा सा पढ़ा, प्रोग्राम करवाए, इवन कि उसमें इमल वली खान साहब जो उसमें कि बादशाह खान बाबा की फैमिली का चश्मा चिराग है, मीर अदरोती साहब साहब का वजीर उसमें खैबर पख्तूनख्वा और सिटिंग एमएनए भी हैं, और एएनपी के वो उसमें है कि एक बड़े ओहदे पे फाइज हैं और एक मुतबर आदमी है। उसके बाद स्वाबी में, बुनेर में, मर्दान में, चारसदा में, पेशावर में, स्वात में इसके प्रोग्राम हुए। तो ये प्रोग्राम मेरे कहने पे नहीं हुए, ये प्रोग्राम आमूस रावी तक को लोगों ने, 1 2 3 लोगों ने जिन्होंने देखा है उन्होंने करवाए हैं। और उसमें कभी इस किताब का ये क्रेडिट है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में इतने सारे लोगों ने प्रोग्राम करवाए हैं, तो उसमें 2 4 10 15 20 30 50 100 लोग तो उसको पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो उसके कोई ना कोई असरात मुरतब होंगे। और इस किताब में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि जो हमारी धरती है उसमें कि आज से 5000 साल पहले हड़प्पा का बूढ़ा रवि, इसका पहला आर्टिकल है हड़प्पा का बूढ़ा रवि, जिशान साहब। उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आज हमें मसाइल हैं, आज हम बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं। आज हम फिरकावारियत उसमें दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फिरकावारियत, हमारे नौजवान देख लें, हमारे बच्चे देख लें, हमारे खवातीन औरतें देख लें, हमारे ओवरऑल अगर आप हमारे समाज का चेहरा देखें तो आपके सामने। लेकिन हड़प्पा का बूढ़ा रवि मेरा पहला जो आर्टिकल है, इसमें मैंने ये बताया है कि आज से 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले इसी जमीन नाम के चेहरे पर पूरी दुनिया आप पे रश्क करती थी, पूरी दुनिया आप पे रश्क करती थी। आप मिट्टी के बर्तन बनाते थे, आप टाउन प्लानिंग पूरी दुनिया में हड़प्पा से ज्यादा कहीं नहीं मिली आपको। आज भी पूरी दुनिया में हड़प्पा से ज्यादा टाउन प्लानिंग आपको कहीं नहीं मिली। बड़ी बेहतरीन टाउन प्लानिंग है, उनकी गलियां हमारी गलियों से कुछ आता है। एब्सोल्युटली राइट, उसमें भी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, नहाने के लिए हौज जी बनाया जी जी जाता जी जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हमारे यहाँ नहीं है, नहीं है, आज भी गली में सफाई नहीं है। लेकिन उसमें उस टाइम भी वो नाली के ऊपर उसमें वो रखते थे चीज ना, उसमें भी वो साफ करने के लिए, हाँ, डापी हुई नालियां थी और हौस था। और उसमें लोगों के बैठने के लिए, जो सलाम साहब आपने बात की कि मुआशरा हमारा किधर जा रहा है, लोगों के बैठने के लिए, इज्तिमाई तौर पर बातचीत के लिए, मुकालमे के लिए, गुफ्तगू के लिए उन्होंने अलग अलग से चौपाल बनाया हुआ था, उन्होंने अलग से चौपाल बनाया हुआ था। तो ये मेरा पहला आर्टिकल था और जिसमें ये एक बड़ी अहम बात है कि ये हम सब में छप चुका है बाकायदा तौर पे, और उसमें अच्छे खासे रीडर ने, इसमें हम सब की वेबसाइट पे अगर आप जाके विजिट करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया और इसको बहुत सारे लोगों ने पहले ही पढ़ा था। और ये पहला आर्टिकल था मेरा हड़प्पा का बूढ़ा रवि। मैं एक ही आपने जो भी बाकी मेरे प्रश्न पूछने का मकसद ये था कि हम नौजवान नस्ल को ये बता सकें कि इस वक्त जो बुक रीडिंग है वो कितनी इम्पोर्टेंट। आपने बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पर आपने ये बताया कि ऑनलाइन भी मौजूद है, तो ऑनलाइन सारी नहीं, सारी ऑनलाइन नहीं, लेकिन उसमें कुछ आर्टिकल उसमें हम सब पे छप चुके हैं। सर आपने ये जो बुक है ये डेडिकेट की हुई है, जी जी, यहाँ पे मैंने इसको देखा, आपने जो डेडिकेशन की है थोड़ा सा अगर उसके ऊपर भी आप रोशनी डालें। हाँ, तो उसमें कि ये बड़ा अहम सवाल किया सलाम साहब आपने, उसमें थैंक यू वेरी मच। और ये तो उसमें कि वो कह लें कि उसमें कि आपने ये इस किताब का जो सफर है ना सारा, ये जो मेरा सफर है उसमें आमूस रावी तक, एक तो ये कि मैंने खुद सफर किया, मैं इन सारी प्लेसेस पे, इन 18 आर्टिकल पे मैं खुद गया हूँ, आमूस लेकर रावी तक इन पे मैं खुद गया हूँ। मैंने कम्युनिटी से बात की, मैंने वो जगह देखी, मैंने वो चीजें देखी, मैंने उन लोगों से मिला, एक एक चीज को पढ़ा, फिर मैंने तारीखी हवाले से किताबों का मुतालिया किया, फिर मैंने उसमें अपने तौर पे सोचा, फिर जो लोगों ने कहा उसके मुतालिक सोचा, और फिर जो मैं उसमें पहुंच सकता था एक डगर पे कि उसमें कि ये मैं लिख सकता हूं, तो फिर मैंने जाके ये लिखा। अभी इसको मैंने जो लिखा है, अमन मोहब्बत और प्यार का प्रचार करने वाले जनाब शेर जुमान साहब की, जिन्होंने बचपन में खान अब्दुल गफ्फार खान अलमरहूम बादशाह खान बाबा के साथ हाथ मिलाया था, उनके नाम मैंने डेडिकेट की है। और मैं समझता हूँ कि मेरे अदबी सफर में और मेरी ये जिंदगी में जो चेंज है और मेरा ये जितना भी काम है, इसमें इस हस्ती का एक कहने के एक टीचर के तौर पे और उसमें एक हमदर्द के तौर पे
एक शफीक बाप की तौर पे उसमें उसका बड़ा हाथ है। और ये उसमें के शेर जुमान साहब उसमें के खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं और उनका एक वसीम मुतालिया है। और उनका उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि उसमें आम समाज उनको पसंद है और आधी से ज्यादा दुनिया वो घूम चुके हैं। सैर तफरी के साथ साथ वो तहकीक और जुस्तजू के बंदे। और उसमें कि मेरे लिए भी बड़े एजाज की बात थी कि मुझे इस जैसे दोस्त मुयसर आए और उन्होंने मुझे गाइड किया और जहां जहां मुझे उसमें एक उनकी हेल्प की जरूरत रही उन्होंने मुझे भरपूर तरीके से फैसिलिटेट किया। और उसमें कि फिर मैं सोचता रहा मैं कुछ अर्सा कि मैं इसको डेडिकेट करूं। और फिर मैंने कहा कि मेरी पहली किताब है, 18 आर्टिकल है इसमें। और फिर मैंने सोचा कि उसने तो बचपन में जब वो बच्चा था तो उसने अब मैं तशद्दुद का अरसलान साहब जो बच्चा खान बाबा का यही फलसफा था ना कि तशद्दुद नहीं करना, अमन से रहना, प्यार से रहना, मोहब्बत से रहना। और उसमें एक दूसरे का साथ देना। इंसान को इसलिए पैदा किया गया कि इंसानियत हो उसमें, इंसानियत हो उसमें। आज देखें अगर हम बाचा खान बाबा की उन बातों को, इसमें खुदाई खिदमतगार का एक आर्टिकल मैंने लिखा है, उसमें मैंने लिखा है कि अगर बाचा खान बाबा की तालीमात को पाकिस्तान जब बन गया उसकी तालीमात को पाकिस्तानी मुआशरे में राइज किया जाता तो आज हमारा मुआशरा ये ना होता जैसा है। नौजवानों को तरगीब, उन्होंने खुदाई खिदमतगारों का नारा था, खुदाई खिदमतगार तहरीक बनी, ये खुदा के लिए आप उसमें भी किसी की मदद करें। तो इससे बड़ी तहरीक पूरी दुनिया में मेरा नहीं ख्याल और होगी। और इसमें उन्हीं को क्रेडिट जाता था। तो फिर मैंने शेर जुमान साहब को डेडिकेट किया इस हवाले से। यहाँ मैं किताब को देख रहा था तो किताब पे अच्छा लिखा है। मोहम्मद हसन राय साहब ने जो लेक्चरर है उन्होंने पोस्ट एडिट ननकाना साहब ने, उन्होंने किताब को मुतय्यन का नाम दिया है। मुतय्यन अगर हम लोग समझें तो हमारे घर में डिश होती है रंग बिरंगी चावलों की, उसमें रंग रंग का चावल होता है और उसको मुतय्यन कहा जाता है। तो किताब का जो एक मौजू खास है वो तो है, लेकिन किताब का जो तसलसल नहीं है, किताब मुख्तलिफ आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है जो अंदर से एक ही मौजू से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका रंग ढंग मुख्तलिफ है। उसकी बुनियाद पर इस किताब को मुतय्यन कहा गया है। उसके अलावा उन्होंने सलीम मशहूर साहब को एक खिताब दिया है मट्टी का आशिक। मैं समझता हूँ इससे बेहतर खिताब चाहिए नहीं हो सकता। एक ऐसा आदमी जो अपनी मट्टी में अपने नाम से पहचाना जाता हो, जिससे पहुंचने के लिए हमें मकान नंबर गली नंबर की जरूरत ना पड़े, वो मट्टी का आशिक ही हो सकता है। तो बात हुई ननकाना साहिब की। ननकाना साहिब एक तारीखी अहमियत का हामिल शहर है। तो इस किताब में भी एक आर्टिकल शामिल है, नानक मेरा एक नाम। तो मैं सलीम अशरफ साहब से ये सवाल करूंगा कि सर इसमें आपने हमें क्या बताने की कोशिश की? असलाम साहब, उसमें कि ये नानक मेरा एक नाम एक ऐसा आर्टिकल है कि जिसका इस पंजाब के साथ गहरा ही नहीं बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। इसमें पंजाब में गुरु नानक जी का जन्म हुआ और उसमें कि उसका पहला नाम तलवंडी था, उसके बाद उसका पहला नाम जो था वो था रायपुर। लेकिन तलवंडी को ननकाना साहब करने वाले महादेव गुरु नानक जी पे जो मैंने लिखा है वो उसमें आर्टिकल का थीम ये है कि बाबा जी गुरु नानक ने अपने बचपन से लेके अपने आखिरी सफर तक अपनी सारी जिंदगी में जो दुनिया में सफर किए उसमें अमन मोहब्बत और प्यार का प्रचार किया, उनका सबक, उनका खुलासा उस मजमून का और उसमें आगे गुरु जी का जो तालीमात का उसमें कि अगर हम मरकजी ख्याल उसको निकालें तो वो यही था कि एक इंसान को दूसरे इंसान से मोहब्बत के लिए पैदा किया गया है। आप हमसाये के हकूक का ख्याल रखें, आप अमन से रहें, शांति से रहें। और एक और बात उन्होंने कहा था कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर थी सब तक गुजरे कौन बने कौन बंदे। तो उसमें कि नूर एक ही खुदा का है, उसमें इंसान मुख्तलिफ होते हैं लेकिन वो नूर एक ही खुदा का है उसमें। और हमें ये समझना होगा कि आज भी पंजाब में, बिलखसूस पंजाब में, पाकिस्तान में पूरी दुनिया से लोग आते हैं उनको उसमें कि अपना देखने के लिए और अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा उसमें कि प्रमोट कर सकता था अपने आप को, लेकिन हमने इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया। अभी हाल ही में करतारपुर में काम हुआ है थोड़ा सा, लेकिन अभी इस पर बहुत सारा काम होना बाकी। अगर हम आज भी गुरु नानक जी की तालीमात पे अमल करें, अपने खिते को बहुत बेहतर कर सकते हैं, अमन के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से और प्यार के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। इसमें मजीद मुझे जो आर्टिकल की लिस्ट में एक नाम लग रहा है रानी घाट। तो अक्सर हमारे मुहावरों में हमारी गुमगश्ता या सरबस्ता या हमारी सीना बसीना की कहानियों में उसका तस्वीर आता है। तो रानी घाट के बारे में हमें बताइए। हाँ जी, रानी घाट एक तहजीब थी जी, आज से तकरीबन 2100-2200 साल पहले की बात है उसमें। और ये 21 और 2200 के दरमियान में कि रानी घाट बुनेर में आता है और वहां पर उसमें जाए तो आपको हैरत गुम हो जाती है आपकी कि 504 सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर जाते हैं। आज भी पहाड़ी के 504 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं और आप जब ऊपर चले जाते हैं तो आप उसमें एक लम्हे के लिए तो देखते हैं कि मैं किसी और दुनिया में निकल आया हूं। और उस वक्त का इंसान, आप सोचते हैं कि आज का इंसान और उस वक्त का इंसान कितना जफाकश था, कितना मेहनती था और उसमें उसका काम का लेवल क्या था कि उसने 504 सीढ़ियां चढ़ के जाए तो उसमें कि कितने 100 फुट उसमें सफर बनता है। तो वहां पर एक तालीमी दरसगाह थी
वहां पर महात्मा बुद्ध जी के मानने वाले थे और वहां पर महात्मा बुद्ध जी की मूर्तियां तैयार की जाती थी, उनकी तालीमात पे कतबे लिखे जाते थे जो पूरी दुनिया में भेजे जाते थे, अमन के, मोहब्बत के और प्यार के। और उसमें एक रानीघाट को, उसमें वहां पर एक रानी थी और एक बच्चा विशाल था, उसने मुझे बताया कि यहाँ पर उसने रानीघाट का इसका नाम की तस्मीर वजह क्या है, तो उसने कहा कि काफिला यहाँ पर गुजर रहा था, तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी उस काफिले में, तो एक जिन था वहां पर, तो उसको वो लड़की पसंद आ गई, तो वो उठा के ले गया, तो उसमें उसने उसको रानी बना के वहां पर रखा। तो आज भी वो चट्टान, वो बड़ा चट्टान जिसको रानीघाट के नाम से कहते हैं, जिसपे वो रानी बैठती थी, आज भी वो पूरी अपनी वो उसमें आन और शान से कायम है। तो उसका भी थीम ये था कि वो रानी उसमें अमन, मोहब्बत और प्यार के प्रचार के लिए आम लोगों से मिलती थी, और उसमें वहां पर महात्मा बुद्ध जी के मानने वाले थे और उनका प्रचार होता था, और उनका प्रचार तो सिर्फ था ही अमन का, था ही मोहब्बत का, था ही प्यार का, था ही एक दूसरे के काम आने वाला। वो तो उसमें दुनिया को त्याग देते थे ना। तो उसमें आज भी हम वहां पर उसमें जापान ने, जैसे जापानीज ने कहा कि वहां पर हम यूनिवर्सिटी बनाते हैं और उसमें हम वहां पर एक बहुत बड़ी तख्तबाई और उस पर, लेकिन उसमें अल्लाह ताला के फजल करम से जैसे हम शुरू से तालीम दुश्मन है और न जाने कब तक रहेंगे, हमने जापान की उसमें किस बात को दरख़ुर इतना नहीं समझा उसमें के, और तवज्जो ही नहीं दी कि उसमें अगर वो यूनिवर्सिटी बनती है तो आज भी पूरी दुनिया से वहां पर तालिब इल्म तालीम हासिल करने के लिए आएंगे। अगर आज 2100 साल पहले तख्तबाई में और रानीगढ़ में अगर आ सकते हैं पूरी दुनिया से तालिब इल्म, तो आज क्यों नहीं आएंगे? तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि दुनिया में इल्म के बगैर कोई भी मुआशरा आगे नहीं बढ़ता। जी सर, बिल्कुल। लेकिन जितने आर्टिकल्स हैं शान, वो हर आर्टिकल अपने आप में एक बात है, तो जितनी बात की जाए वो कम है। इसलिए मुझे अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक नजर आया, गद्दार। तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये गद्दार आप किसको कह रहे हैं? अस्लान साहब, इसमें इस आर्टिकल में 1947 से 14 अगस्त 1947 से लेके 69 तक उसमें तारीख बयान की गई है कि हमारा अलमिया जो रहा वो ये रहा कि जिसने भी यहाँ पर अमन की बात की, मोहब्बत की बात की, अखुवत की बात की, भाईचारे की बात की और सच की बात की, सबसे बड़ी बात जिसने सच बोला, हमने उसको गद्दार कहा, हमने उसको उसमें तरह तरह के अलकाबात से नवाजा, जिसमें बाचा खान बाबा, जिसमें वली खान बाबा और इस तरह के और बेशुमार नाम लिए जा सकते हैं। आपके सामने तारीख बड़ी पड़ी और बाकायदा निसाब में पढ़ाया गया, हमें बाकायदा बच्चों को निसाब में पढ़ाया गया, और हमने ये सोचा ही नहीं कि हम अपने बच्चों को गुड़ में जहर मिला के दे रहे हैं। मैंने उस जो गुड़ में जहर मिला के दिया है ना, उसकी शिद्दत कम करने की इस आर्टिकल में कोशिश की है और बताया है कि हमारे जब पाकिस्तान बन गया, मार्ज वजूद में आ गया, कायदे आजम उसके गवर्नर जनरल हैं, पहले वजीर आजम और उससे लेके अब तक उसमें एक जितने वजीर आजम रहे, जितने गवर्नर जनरल रहे, कैसे मार्शल लॉ लगा और मार्शल लॉ में क्या हुआ, और मोहतरमा फातिमा जना के साथ क्या किया गया, मोहतरमा फातिमा जना की तस्हीह के लिए क्या किया गया, और उसमें बांग्लादेश जिनको हम बंगाली आज कहते हैं, वली खान ने एक जुमला कहा था, उसकी किताब में दर्ज है, उन्होंने 1954 में यह जुमला कहा था कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद रियासत है कि जिसकी अक्सरियत अकलियत से अपने हुकूक मांग रही है, जिसकी अक्सरियत अकलियत से अपने हुकूक मांग रही है। तो उसमें एक एक दिन का आपको चलता फिरता पाकिस्तान नजर आएगा कि कैसे कैसे जुल्म, कैसे कैसे बर्बरियत और कैसी कैसी उसमें के सच्चाई को दबाने के लिए, इल्म फिक्र को दबाने के लिए, मोहब्बत को दबाने के लिए, बजाय इसके मुआशरा आगे जाता और वो झूठ का लिबादा उड़ा के मुआशरे को दफन करने की कोशिश की गई। और उसको मैंने अपने तौर पे रिसर्च करके, स्टडी करके उसको कंपाइल किया, फिर मैंने तारीख के सुपुर्द किया है। अब कारीन की राय है वो क्या देते हैं, लेकिन उसमें कि आपको चलता फिरता पाकिस्तान वो सच दिखाने की कोशिश किया जो सच था, जिसको 75 साल से तय दर तय छुपाया गया। मैं भी देखा था किताब को, तो इसमें बैक फ्लैप पे किताब का जो इसमें कक्षा है डॉक्टर इरफान उस्मानी साहब का, मैं संजू के साथ से चाहूंगा कि वो इनका भी तारुफ हमें करवाएं। इन्होंने एक जुमला लिखा है जिसकी वजह से मैं इनके तारुफ का जो मुतमनी हो, इन्होंने जुमला लिखा है, मुसन्नफ का तर्ज़ निगारिश इन तहरीरों को तहदार और पहलूदार बनाता है जो अजीम अदब की एक नुमायां खुसूसियत है। ये जुमला जो मेरे लिए बड़ा कशिश का बायस बना, और मैं सीमा के साथ की तरफ वापस चाहता हूँ कि वो हमें इस जुमले को समझाएं, और जिन्होंने ये जुमला लिखा उस बंदे को भी हमें समझाएं कि वो क्या चाहता है, कि ये जुमला किसी आम शख्स का जुमला नहीं है। थैंक यू वेरी मच शान साहब। उसमें के ये किताब पे लिखवाने के लिए जाहिर है जो कोई भी किताब लिखता है उसको लिखवाने के लिए कुछ ना कुछ लोग चाहिए होते हैं, और उसमें के वो मुदब्बर किस्म के लोग ढूंढता है कि उसमें कि दिबाचा लिखता है, कोई आर्टिकल लिखता है, उस पर अपने ख्यालात का इजहार करता है। लेकिन मैं डॉक्टर इरफान वहीद उस्मानी साहब को नहीं जानता था और ना वो मुझे जानते थे। डॉक्टर इरफान वहीद उस्मानी साहब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शुबा तारीख के। एक दोस्त की वसात से उन्हें मसवदा भेजा गया, और जब उन्हें मसवदा भेजा गया तो उन्होंने उसमें मसवदे में कुछ अरसे बाद एक आर्टिकल जो आप पढ़ रहे हैं अभी इसको लिख के भेजा। तो मेरे लिए भी बड़ी खुशी और एजाज की बात थी, और आमूस रावी तक के लिए फख्र की बात थी कि उन्होंने उसको बड़ी बारीक बीनी से पढ़ के और उसमें अपने राय का इजहार किया, और जो उन्होंने आर्टिकल लिखा एक एक लफ्ज उनका किताब के आखिर में छपा हुआ है, वो जो आपने भी पढ़ा है। और उसमें के बाद में उनसे तारुफ हुआ जब मैं किताब पेश करने गया उनको, उसमें जब मेरी किताब आई है 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को किताब आई है, तो उसमें कि हम गए हैं उनको पेश करने के लिए। तो मुझे
डॉक्टर इरफान वहीद उस्मानी साहब से मिलके बेइंतहा खुशी भी हुई और उससे ज्यादा हैरत हुई कि आज के इस दौर में, इस कहतुर रजाल में ऐसे लोग भी हैं जो इंसानियत के लिए जिंदा है, जो इल्म फैलाने के लिए जिंदा है। कहते हैं ना, इल्म सबसे बड़ा खैर है, और इरफान वहीद उस्मानी साहब इल्म जैसा खैर फैला रहे हैं। और उसके बाद उनका ननकाना साहब में तकरीबन रूनमाई में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम के साथ आना और वहां पर भी उसमें भरपूर तरीके से किताब के एक एक आर्टिकल पे बात करना, ये भी खामोश रवीता के लिए एजाज की बात है। तो वो एक तारीख के मुस्तनिद उसमें के नाम है, मुस्तनिद नाम ही नहीं, मेरा ख्याल है कि वो एक उसमें के कह लें तो खुद अपने आप में एक तारीख है। तो उसमें एक आलम फाजिल इंसान है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनका साया हम पे, हमारी धरती पे सलामत रखे। ये था किताब का ताल्लुक। और अब सलीम अशरफ साहब की शख्सियत का जहाँ तक ताल्लुक है, तो इनके साथ इनकी शख्सियत पर बात, इनके मुतालिक बात फिर आइंदा किसी प्रोग्राम में होगी। ये आज का प्रोग्राम था। सलीम साहब, हमारी तरफ से तो ये प्रोग्राम जो है अभी वक्त की कमी की वजह से यहीं तक महदूद है। हम हमारे नाज़रीन को कोई अच्छी सी नसीहत, कुछ हमारे नाज़रीन के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? थैंक यू वेरी मच अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये हम एक जुमला अक्सर बोलते हैं, वक्त की कमी। वैसे तो अल्लाह ताला के फजल करम से सारा पाकिस्तान ही, उसमें बिल्कुल कोई काम है ही नहीं है, और उसमें दूसरी तरफ हम कह देते हैं कि वक्त की कमी है, और एक तरफ उसमें कि हमारे पास वक्त ही इतना है कि कोई काम ही नहीं है हमारे पास। ये दो उसमें की चीजें हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है, बीइंग ए सिटीजन ऑफ द स्टेट। ये रियासत को भी समझना होगा और हमें भी समझना होगा। और एक आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ आपसे, जो आमूस अभी तक मैंने समझाने की कोशिश की अपनी किताब में, कि जब तक समाज का आम शहरी एक रिस्पॉन्सिबल शहरी नहीं बन जाता, एक जुम्मेदार रियासत का शहरी नहीं बन जाता, हमारा मुआशरा आगे नहीं बढ़ेगा। वो कहते हैं ना उसमें कि जिंदगी का निसाब दे दूंगा, अरसलान साहब, जिंदगी का निसाब दे दूंगा, तेरी चाहत का बाप दे दूंगा। जिंदगी का निसाब दे दूंगा, तेरी चाहत का बाप दे दूंगा। तुम जिन्हें रोशनी ना दे पाए, तुम जिन्हें रोशनी ना दे पाए, मैं उन्हें आफताब दे दूंगा। क्या बात है। तुम जिन्हें रोशनी ना दे पाए, मैं उन्हें आफताब दे दूंगा। और नस्ल नौ को संवारने के लिए, और नस्ल नौ को संवारने के लिए आगही का अजाब दे दूंगा, आगही का अजाब दे दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। आमूस राबिता के इजाज में बात करने के लिए आए, आप तशरीफ लाए, आपको अल्लाह सलामत रखे, और आप ये अमन का, मोहब्बत का, इल्म का प्रचार करते रहें, कि जिसकी कमी है। जब नौजवान नस्ल ये करेगी तो आने वाला कल जो भी होगा इस धरती पे अच्छा होगा, उसमें हम सबका हिस्सा होगा। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। खुश रहिए, खुशियां समेटिए, खुशियां बांटिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।